वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब एक साथ रिवीजन ऑफ डेप्रिसिएशन चैप्टर 9। बेटा डेप्रिसिएशन के अंदर आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करके चल रहा हूँ। बेटा सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग पेपर सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स के लिए आपके सेशन रेलिवेंट है। बेटा डेप्रिसिएशन के अंदर सबसे पहले हम जो कवर करके चलना है दैट इज द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेटा आपके सिलेबस के अंदर 6 मेथड है डेप्रिसिएशन के, जिसके अंदर पहला मेथड आता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल देते हैं। बेटा मान लेते हैं कोई मशीन है 10 लाख रुपए की है, उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, 0 है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है, 10 ईयर्स है। तो इफ यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 1 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 10। अगर आप इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। दैट इज व्हाई बेटा इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड के अंदर बेटा देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं। वन, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड डेप्रिसिएशन रेट। दूसरा केस, आपको कॉस्ट ऑफ एसेट पता होगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पता होगा और एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू पता होगा। एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपको इस एसेट को बेच के मिल जाएगा। अब फर्स्ट केस के अंदर आपको जैसे कॉस्ट गिवन था बेटा 12 लाख रुपए का, डेप्रेशन गिवन था 20% पर है, तो डेप्रेशन कितना रहेगा, 12 लाख का 20% दैट इज 2,40,000। सेकंड सिनेरियो के अंदर बेटा डेप्रेशन कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है, ओरिजिनल कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दीजिए, जो डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। लाख रुपए का एसेट, 9,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू माइनस किया, 7 से डिवाइड कीजिए, डेप्रेशन हर साल कितना आ जाएगा, 13,000। एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द टाइम फैक्टर। आपने मशीनरी खरीदी 1,40,000 रुपए की, उसके ऊपर 10,000 रुपए का आपने कैरेज और इंस्टॉलेशन का खर्चा किया। तो जो आपने कैरेज और इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, अगर आप नहीं करते तो मशीनरी उस पोजीशन में नहीं आती जो मैनेजमेंट चाहते। तो इट मीन इट वॉज नॉट रेडी फॉर यूज। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन का रेट है 20% एसएलएन पे। कह रहे हैं अगर आपने मशीनरी 1 अप्रैल को खरीदी है तब कितनी डेप्रिसिएशन है। बट अगर 1 अप्रैल को खरीद रहे हो तो 1.5 लाख के ऊपर 20% आप निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन होना चाहिए 30,000। लेकिन अगर आपने यही मशीनरी 1 जुलाई को खरीदी है तो 1.5 लाख के ऊपर आप 20% निकालेंगे बट फॉर द 9 मंथ्स, तो आपकी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए 22,500। चलिए बेटा, समझ आया सभी को? तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 22,500। बट फॉर द रिमेनिंग ईयर्स डेप्रिसिएशन बेटा कितनी रहेगी, 30,000 ही रहेगी। ध्यान रखिए, पहले केस में हर साल 30,000, लेकिन दूसरे केस के अंदर इट इज ओनली इन द फर्स्ट ईयर, जिस दिन परचेज करा है जिस साल, उसमें 9 महीने की डेप्रिसिएशन, बाकी में बेटा आपकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो सेम नहीं होती है। यहाँ पर कोई स्क्रैप वैल्यू का कंसेप्ट जो है वो नहीं लगता। ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से है 10 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर है ना, तो पहले साल क्या होगा, 10 लाख का 10% लाख रुपए। आप कैलकुलेटर बेटा आप लोग करके देख लीजिएगा, आप इसका 90% निकाल दो, इसका 90% निकाल दो, इसका 90% निकाल दो, इसका 90% निकाल दो, अब हर साल की डेप्रिसिएशन आपको मिलती जाएगी। आप क्या करिए, इसी चीज को एक ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। तो ये एक कर्व बन रहा है, तो आपका ये क्या डेप्रिसिएशन हर साल गिर रही है। तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड बेटा ये होता है। अब बेटा नेक्स्ट मेथड जो आपकी सिलेबस के अंदर है दैट इज द सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, आप ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, माइनस करेंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या मैं ऐसा बोलूं कि यू विल टेक डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इयर्स के साथ इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट। जितनी लाइफ बची है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ काउंट कीजिए, जो डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। एग्जांपल, लाइफ ऑफ एसेट 8 साल, अगर आप टोटल करोगे तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन +8, तब भी कितना आता है, 36। ऑल्टरनेटिवली शॉर्टकट, एन n+1/2, 8 साल की लाइफ थी, 8 × 9 / 2 मेक्स इट 36। तो अगर मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालनी है पहले साल की, तो वो क्या क्या कहता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू नंबर ऑफ इयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ। तो पहले साल को मिला के तो भी 8 साल बचे, इसको डिवाइड किससे करना है, सबके टोटल से, तो 36 से। इसी तरीके से बेटा अगर मान लीजिए मुझे सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो 7/36, बिकॉज सेकंड ईयर से 8th ईयर तक 7 साल। अगर मुझे फोर्थ ईयर की निकालनी है तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 5 साल, 5/36। सिमिलरली फॉर सेवन, 2/36 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बेटा नेक्स्ट आपका आता है मशीन आर मेथड। बेटा मशीन आर मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन आप जो निकाल के चलते हो दैट इज बेस्ड ऑन द टोटल मशीन आवर्स।
जितने एक ईयर्स के अंदर यूज हुए हैं इन कंपैरिजन टू टोटल एंटीसिपेटेड आवर्स कितने हैं लाइफ ऑफ एसेट। लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल, इसमें एक प्रोजेक्टर है, से प्रोजेक्टर की लाइफ जो है दैट इज 6000 आवर्स। अब आपने पहले साल अगर प्रोजेक्टर जो है से 800 आवर्स यूज किया, तो मैं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, 800 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट। या मैं ऐसा कह सकता हूँ जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको आप वर्किंग आवर से डिवाइड कर दीजिए 6000 से, तो आपका पर आवर का रेट आ जाएगा। यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय द एनुअल मशीन आवर्स। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, मशीन आवर मेथड से डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बेटा अब इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर जब हम मशीन आवर से डेप्रिसिएशन निकालते हैं वी ऑलवेज टेक द इफेक्टिव वर्किंग आवर, यानी अगर कोई आइडल टाइम है तो आप माइनस करके चलेंगे। और पेपर में अब तक आइडल टाइम के ऊपर टेस्टिंग नहीं करी गई है। नेक्स्ट बेटा आपका आता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन आप चार्ज करके चलते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। आप क्या करते हो, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितनी हो सकती है आप उसको बेस मानते हैं, एंड जितनी आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन करी है सिंपली मल्टीप्लाइड बताया। एग्जाम्पल, आपके पास एक मशीन है, उससे टोटल जो है बेटा 1 लाख यूनिट बन सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में से 25,000 यूनिट्स बनाए, सेकेंड ईयर में एक्सपेक्टेड है कि 30,000 यूनिट्स बन जाएंगे, थर्ड ईयर में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 45,000 यूनिट्स और बन जाएंगे। 3 साल मान लेते हैं इस एसेट की लाइफ थी। अब यहाँ पे हम लाइफ ईयर्स में नहीं देखेंगे, हम कहेंगे 1 लाख यूनिट बन सकते हैं, पहले साल 25,000 बन गए, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी, 25,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय द डेप्रिशिएबल अमाउंट। सेकेंड ईयर के लिए 25 की जगह क्या आ जाएगा 30,000, और थर्ड ईयर के लिए बेटा क्या हो जाएगा 45,000 आ जाएगा। देन बेटा देयर इज डिप्लीशन मेथड। बेटा डिप्लीशन जो होता है वो बेसिकली क्या है, जो आपके वेस्टिंग या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे ऑयल, कोल, टिम्बर, ये सब क्या होते हैं, डिप्लीट होते हैं। तो जितना क्वांटिटी एक्सपेक्टेड है कि एस्टिमेटेड दैट इज अवेलेबल कि जो एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है, आप क्या करते हैं कॉस्ट को उससे डिवाइड करके चलते हैं, एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय द जितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करी है, तो आपका क्या आ जाती है बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा क्या होता है डेप्रिसिएशन के अंदर, बेटा जनरल एंट्रीज की बात करके चलो, तो जब आप एसेट परचेज करते हो तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन टू एसेट। जब आप एसेट को बेचते हो तो बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर स्पेशल अकाउंटिंग होती है, आप एंट्री करते हो बैंक टू एसेट विद द फुल अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स। अब इसके अंदर आपके माइंड में आएगा सर इसके अंदर तो गेन या लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल देयर विल बी गेन और लॉस। तो जो भी गेन या लॉस होगा आप उसको सेपरेटली ट्रांसफर करके चलोगे। लेट जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपकी किताबों में एसेट था 90 का, आपने इसको बेचा कितने में, 1,10 में, तो आप ये एंट्री कितने से पास करोगे बेटा, 1,10 से पास करके चलोगे। अब आपकी बुक्स में तो 90 पे था और आपने बेचा कितने में, 1,10 पे, तो एसेट तो नेगेटिव हो गया, मीन्स गेन के ऊपर ही बेचा ना तुमने, 90 की चीज को 1,10 पे। तो 20,000 से मैं एसेट को डेबिट कर दूंगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस को मैं क्रेडिट कर दूंगा। सिमिलरली यू कैन टेक एग्जांपल इन केस ऑफ लॉस एज वेल। ठीक है, तो लॉस के केस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट। बेटा नो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट बेसिकली इज दिस कंसेप्ट। बेटा देखो नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जब आप कोई एसेट परचेज करते हो तो एसेट तो बैंक करते हो, प्रोविजन में भी सेम करूंगा। नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर आप डेप्रिसिएशन टू एसेट करते हो, मींस यू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एसेट एवरी ईयर। बट इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, तो आपका जो एसेट है वो हमेशा कॉस्ट के ऊपर रहेगा। सो जो हम एंट्री पास करके चलते हैं डेप्रिसिएशन के लिए दैट इज डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर मान लीजिए 31 मार्च 2025 को मेरे को कॉस्ट गिवन है से 1 करोड़ एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है से 26 lakhs। बेटा इसका मतलब पता क्या है, हमारे पास आज की डेट में 1 करोड़ के एसेट पड़े हैं जो दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, और उसके ऊपर अब तक 26 लाख की डेप्रिसिएशन जो है वो लगाई गई है। तो बेटा जब एसेट को बेचा जाता है तब क्या होता है, वॉट एवर डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज सिंस द इंसेप्शन, यानी स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई होगी ऑन द एसेट सोल्ड, दैट इज ट्रांसफर्ड टू दैट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू द एसेट अकाउंट। तो तब बेटा हम एक एंट्री पास करके चलते हैं विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर आप क्या करते हो, नॉर्मल बाकी आपकी जो सेल की एंट्री होती है वैसे करके चलते हैं बैंक टू एसेट एंड यू रिकॉर्ड द गेन और लॉस। ठीक है, तो बच्चों दिस इज हाउ वी पास द एंट्रीज इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा अब यहाँ पर आपके पास ना एक कंसेप्ट आता है एसेट डिस्पोजल का। तो एसेट डिस्पोजल का कंसेप्ट कोई मुश्किल नहीं है,
एसेट डिस्पोजल के कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी आप एसेट बेच रहे होते हो बस उसको समझो अलग कर दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है। जो भी बिक रहा होता है उसको बेघर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एसेट बिक रहा होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वी ट्रांसफर दैट कॉस्ट टू द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जैसे मान लेते हैं से 4 मशीन थी, उसमें एक मशीन थी लाख रुपए की जिसको आप बेच रहे हो। तो जब मैं एसेट अकाउंट बना रहा हूँ, एसेट अकाउंट के अंदर आई विल पास एंट्री एसेट डिस्पोजल टू एसेट। तो आई विल सिंपली राइट बाय एसेट डिस्पोजल विद अमाउंट ऑफ 1 लाख। जो मशीनरी हम क्या कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन है, तो हम एंट्री पास कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। हम क्या एंट्री पास कर देते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। आपने ये एंट्री पास कर दी। अब जो भी आपका गेन या लॉस वाली एंट्रीज होगी वो इस अकाउंट में होगी, यानी जब आप एसेट बेचोगे सो यू विल पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है, और जो आपका गेन या लॉस आ जाएगा वो भी आपका इसी अकाउंट में आ जाएगा। So this is what happen when you open the asset disposal account. Now this is something which cannot be understood just by this कैन वीडियो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा हर एक कैटेगरी का, देन यू विल एबल टू करेक्टली अंडरस्टैंड कि अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तब अकाउंट कैसे बनता है, एसेट डिस्पोजल है तब अकाउंट कैसे बनता है, विच विल बी थॉरली कवर्ड इन माय वीडियो, इन क्वेश्चन वीडियो। बेटा अगला कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बेटा देखो रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। अगर देखो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तब वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट होगा एंड यू विल क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व। आप कह लीजिए सरप्लस आप क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू गिरी है, तब क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से उसको राइट ऑफ करोगे, तो पी एंड एल टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये तो हो गया नॉर्मल केस। लेकिन बेटा व्हाट इफ देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि एसेट की वैल्यू बढ़ी तो है, लेकिन उससे पहले एसेट की वैल्यू गिरी थी। एसेट की वैल्यू जो है यहाँ पे गिरी तो है लेकिन उससे पहले बढ़ी। तो चलो मैं आपके साथ क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि हम यहाँ पे करेंगे क्या। सर मान लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू जो है दैट इज 10 लाख रुपीज। कैरिंग वैल्यू का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है। तो 10 लाख रुपए बेटा कैरिंग अमाउंट। आपने रिवैल्यूएशन करा कितने का, 12 पे। सारे केसेस सेपरेट है। तो यहाँ पे 10 लाख की चीज 12 पे हो रही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बढ़ाऊंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करूंगा 2 लाख और 2 लाख से, खत्म। रिवैल्यूएशन हो रही है 9 लाख। अब वैल्यू गिरी है 10 से, किस पे, ये 9 पे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा लाख और लाख से। सर तीसरा केस एक्सेप्शन, 10 लाख से 8 लाख आया फिर 14 लाख हुआ। तो जब 10 से 8 आया होगा, तब आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करा होगा और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को क्रेडिट करा होगा 2 लाख और 2 लाख से। अब ये 8 लाख से 11 लाख हुआ है, 3 लाख का इंक्रीज है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 3 लाख से डेबिट तो करोगे। देखो बेटा अगर ये नॉर्मल केस होता आई वुड हैव सिंपली रिटन रीवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं लिखोगे, टू द एक्सटेंट आपने पहले पी एंड एल के अंदर चार्ज किया था पहले उसको रिवर्स करोगे। तो पी एंड एल क्रेडिट होगा कितने अमाउंट से, 2 लाख से, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने अमाउंट से होगा, लाख रुपए से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब चौथा केस, अगर 10 से 12 पे गई, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस एंट्री करी होगी बच्चों, 2 लाख और 2 लाख। अब आप कह रहे हो 12 से 9 लाख पे आ गया। अब 12 से 9 लाख पे आया तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को गिराना पड़ेगा। सर नॉर्मल केस होता तो पी एंड एल डेबिट कर देता, बट नॉर्मल केस नहीं है। आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ बैलेंस पड़ा है, तो सबसे पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा 2 लाख तक, और बाकी के लिए क्या आ जाएगा, पी एंड एल आ जाएगा कितने से, 1 लाख रुपए से। तो बेटा ये चीज आपका कहाँ बताई गई है, बेसिकली काउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर, एंड वहीं से कंटेक्स्ट उठा के आपको इस चैप्टर के अंदर दिया गया है बेटा। तो देखिए जरा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू पी एंड एल टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, यानी सबसे पहले जितना आपने पी एंड एल डेबिट किया था उस एक्सटेंट तक उसको रिवर्स करोगे। यहाँ पर देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो डेबिट हो रहा है, तो जितना आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर क्रेडिट करा होगा सबसे पहले उतना को रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए बेटा, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है रिवीजन इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। बेटा कहता है अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के अंदर चेंज हुआ है दैट इज बेसिकली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो जो भी आपकी रिवाइज वैल्यू आएगी बेसिकली अमाउंट रहेगा, उसको रिवाइज यूजफुल लाइफ से आप डिवाइड करके चलोगे, प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलोगे। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एक मशीन है 6 लाख रुपए की, एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन लग रही थी, एज्यूम कर रहे थे 10 साल की लाइफ है। ठीक है, 3 साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो 3 साल के अंदर बेटा आपने 60,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी 1 साल की, इंटू 3, 180 की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी।
तो 4,20,000 रुपये बेटा इसकी वैल्यू बच जाती है। अब कह रहे हैं रिमेनिंग लाइफ जो है थर्ड ईयर बाद हम असेस करते हैं कि सिर्फ 5 साल ही रहेगी। वैसे देखा जाए 7 बची है, ठीक है, हमने कहा नहीं अब 7 नहीं 5 ही बचा है। तो यू विल सिंपली डिवाइड दिस 420/5, आपके पास आ जाता है 84,000। तो आने वाले सालों में कितनी डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल? 84। अगला क्या आता है बेटा? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट चलता है कि अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का वैसे भी वो फॉलो करना चाहिए जो आपका कंजम्पशन पैटर्न को रिफ्लेक्ट करके चले। सो इफ यू हैव चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो वो भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ही है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करा, जैसे मान लेते हैं कि एक मशीनरी थी 10,50,000 रुपए की, 50,000 रेजिडुअल वैल्यू और 10 साल की लाइफ, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, हर साल की डेप्रिसिएशन वैसे बन जाती है 1 लाख। कह रहे हैं पहले 2 साल जो है आपने एसएलएम मेथड जो है बेटा यूज करा, एंड देयर आफ्टर आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन कह रहे हैं आप चार्ज करके चलोगे 25% के हिसाब से, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ। अब आपको कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर थर्ड, थर्ड ईयर के लिए आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चलनी है। अगर डब्ल्यूडीबी पे चलेगा कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर डब्ल्यूडीबी पे चले गए, मुझे बताओ 10,50,000 की आपकी कॉस्ट थी, आपने पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तो 2 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी 2 साल में, तो 8.5 लाख वैल्यू बची। अब ये जो 8.5 लाख की बेटा वैल्यू बची है, आप इसके ऊपर क्या करोगे? 25% आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका पास आ जाता है बेटा 2,12,500। अब जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे दैट विल बी 2,12,500। जबकि अगर आप एसएलएम फॉलो करते रहते तो आप सिर्फ 1 लाख की डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर रहे होते। तो बेटा ये थे आपके सारे कंसेप्ट डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन चैप्टर के बेटा ज्यादा जो रिवीजन आपकी प्रॉपर नहीं होगी, दैट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस ओनली। बट जो मोटा मोटा कंसेप्ट है जो क्वेश्चन के अंदर यूज होता है, वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ बेटा सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।